नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बाजार की पहली रणनीति सुझाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आज के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे और इसके अलावा दुनिया भर से कोरोना के क्या हाल है, किस तरह के नंबर्स वहां से निकल कर आ रहे हैं, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ खबरों के दम पर भी कहाँ एक्शन है, इस पर भी फोकस रहेगा। तो इन सभी चीज़ों पर अगले आधे घंटे में फोकस करेंगे, लेकिन इस वक्त एक क्विक अपडेट ले लें किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो डाउ अंक कल हमने देखा कि 100 अंक की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। S&P 500 और नैस्डैक लगभग 1% नीचे था और यूरोप के बाजार में भी कल कमजोरी देखने को मिली है। यहाँ अभी फिलहाल एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कमजोर शुरुआत ही है। XGX निफ्टी करीब 9050 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और 700 अंक की भारी गिरावट पर हैंग सेंग खुला जरूर था, लेकिन वहां से हल्का यहाँ पर संभला है हैंग सेंग का बाजार। तो हांगकांग में जो टेंशन हो रही है उसका असर इस वक्त हैंग सेंग के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कैसे समझना चाहिए, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि क्या संकेत मिल रहे हैं और बाजार में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये बताएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है ये बताएंगे दिवांशी। तो सबसे पहले दीपांशु आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप बताइए जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं इस वक्त? थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं इस समय पूजा, और आप देख रही हैं उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ने को देख सकता है। और ऑलरेडी SGX निफ्टी भी ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली ये चीन और अमेरिका का विवाद बढ़ रहा है और दूसरा जो चीन जिस तरह के मेजर्स आज हांगकांग में ले सकता है उससे चिंता बढ़ रही है। तो मैं आपको थोड़ा इसमें अगर कॉन्टेक्स्ट दे सकूं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग है। चीन एक वन पार्टी सिस्टम है, तो उनकी जो मेन पार्टी है उसकी टॉप लीडरशिप की आज मीटिंग है और इस मीटिंग का अहम एजेंडा होने वाला है हांगकांग में एक नया नेशनल सिक्योरिटी कानून लाने की कोशिश। अब हम जानते हैं कि हांगकांग वैसे तो चीन का हिस्सा है, बट एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमी है हांगकांग के पास। पर अगर ये नया नेशनल सिक्योरिटी बिल चीन में पास होता है तो फिर हांगकांग की इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन पड़ेगा। ऑलरेडी हांगकांग में कोरोना संक्रमण से पहले विरोध चल रहे थे चाइना के कुछ मेजर्स को लेकर और अब ये विवाद और बढ़ सकता है। तो इस नए कानून के पास, या अगर ये नया कानून पास हो जाता है चीन में, तो फिर उनकी जो पकड़ है हांगकांग के ऊपर वो बढ़ सकती है और इससे चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि हांगकांग एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है और वहां की जो जनता है वो नहीं चाहती है कि चीन की पकड़ इतनी बढ़े। तो वहां पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और गंभीर हो सकती है जैसे कि कोरोना संक्रमण के पहले थी। अब इस बिल को लेकर अमेरिका ने भी चेतावनी दी है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अगर चीन ने ऐसे कदम लिए तो फिर अमेरिका इसका एक कड़ा जवाब दे सकता है उनको। अब क्या वो होगा वो नहीं मालूम, पर अमेरिकी सेनेट में ऑलरेडी एक बिल की बात चल रही है जो दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी साथ में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, जिससे चीन की कुछ कंपनीज या फिर कुछ उनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन बैंक्स पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं जो चीन की कंपनीज के साथ डीलिंग्स करती हैं। तो अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स आ सकता है इस हांगकांग के बिल को लेकर। तो ऑलरेडी चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड विवाद चल रहा है, साथ ही कोरोना वायरस को लेकर काफी तहस नहस हो रही है। इसके बाद अब सैंक्शंस की बात हो रही है। हुआवे पर अमेरिका सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन कह रहा है कि हम एप्पल और सिस्को पे लगा सकते हैं। और अब ये नई चीज भी आ रही है इस बीच में जो हांगकांग का पूरा इशू है। तो इन चारों चीजों को देखें, जिस तरह से यूएस अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है उससे बाजार पर असर पड़ेगा। और आज जो ये चाइना में मीटिंग होगी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, वहां पर देखना पड़ेगा अगर ये कानून आता है या फिर जो भी इससे संकेत आते हैं तो उससे बाजारों पर भारी असर पड़ सकता है। हमने देखा कि इन चिंताओं की वजह से और जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। कल हम जब क्लोजिंग शो कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी बोला कि सेनेट में एक बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसमें से चाइनीज कंपनीज को अमेरिका से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अब आगे जाकर इस प्रोसेस का क्या होगा वो देखना पड़ेगा, बट 800 चाइनीज कंपनीज पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उनके फंड्स चीन की कंपनीज में निवेश करे। तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने बिकवाली का दबाव देखा। डाउ 100 अंक फिसला, S&P 500 और नैस्डैक भी 1% नीचे थे।
फेसबुक, अमेजॉन जैसे शेयर्स अपने रिकॉर्ड स्तरों से गिरे और फिर बेरोजगारी के भी आंकड़े आए। 24 लाख लोगों ने पिछले हफ्ते नौकरी गंवाई है। अब जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 3 करोड़ 80 लाख के ऊपर हो गया है, जो हिस्टोरिकली सबसे हाई है 8 हफ्तों का आंकड़ा अगर आप मिला के देखें तो। यूरोप के बाजार भी कमजोर रहे और कच्चा तेल भी दायरे में ही रहा एकदम। सोने के में भी हमने हल्की सी बिकवाली देखी, पर इस टेंशन की वजह से शायद सोने में वापस खरीदारी आ सके। पर ये जो यूएस चाइना के बीच में रोज नई टेंशन्स आ रही हैं, उससे बाजार पर जरूर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो यूएस चाइना के बीच टेंशन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी का असर हम देख रहे हैं। ग्लोबल बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? कोरोना को लेकर लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक के सबसे हाईएस्ट 24 आवर्स के जो न्यू केसेस हैं वो कल हमने आते हुए देखे। 1,06,000 नए मामले सामने आए, अब तक का सबसे खराब दिन। और लगभग 4,833 लोगों की कल मौत भी हुई है कोरोना से लेकर। अब 52 लाख के करीब कोरोना के मामले हो गए हैं ग्लोबली और 3,34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी एक और खराब दिन था, फिर से 6,000 से ज्यादा नए मामले आए। 6,200 नए मामले कल सामने आए और 150 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में 1,18,000 लोग संक्रमित हैं और 3,600 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनके जो एवरेज डेली केसेस हम देख रहे थे 20-22 हजार के, कल उसमें उछाल आया। कल 27,000 नए मामले सामने आए अमेरिका में और 1,360 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और वहीं 96,000 की मौत हो चुकी है कोरोना को लेकर। हम दिन ब दिन आपको बता रहे हैं कि ब्राजील इतना बड़ा इशू बनते जा रहा है। ब्राजील में देखिए कल 16,000 नए मामले फिर से सामने आए और अब 1,150 लोगों की कल मौत हुई है। तो उनकी जो डेली एवरेज है मरने वालों की, वो भी अब 1,100 के ऊपर की दिख रही है। जल्दी से मरने वालों का आंकड़ा ऑलरेडी 20,000 के पार हो गया है और संक्रमित लोगों की संख्या भी 3,10,000 है। यानी कि अमेरिका, रशिया और उसके बाद सबसे ज्यादा केसेस अगर किसी देश में है तो वो है ब्राजील। रशिया के भी अगर आप मामले देखें तो 9,000 नए मामले सामने आए रशिया में भी, और अब रशिया में 3,17,000 लोग संक्रमित हैं और वहीं 3,100 लोगों की मौत हो गई है। तो रशिया, ब्राजील, अमेरिका सबसे ज्यादा कंसर्न्स हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो भारत में भी काफी तेजी से फैल रहा है कोरोना। ओके, तो जो कहर है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है, संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और ये इस चिंता की वजह से भी हम देख रहे हैं कि बाजार पर कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है वो ये है कि आज सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस होगी, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज सुबह 10 बजे और ये एजेंसीज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ निकल कर आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा। हो सकता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आए पीएसयू बैंकों के लिए, क्योंकि कल हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि हो सकता है कि यहाँ पर मॉरेटोरियम बढ़ाने की बात की जाए इस हफ्ते। आज क्योंकि शुक्रवार है और 31 मई लास्ट डेट था, ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी, तो हो सकता है कि इसको लेकर आज कोई घोषणा हो और कुछ बड़ी राहत और बड़ी मांग जो लगातार बैंकों की तरफ से और एनबीएफसी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, हो सकता है उसको लेकर भी कुछ घोषणा हो। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है मॉरेटोरियम को लेकर यहाँ पर कुछ बड़े फैसले निकलते हुए आए, जिसकी की एक्सक्लूसिव जानकारी कल आपको जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने भी दी थी। तो 10 बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप नजर रखिए और इसके चलते तमाम बैंक स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रणनीति भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार संस्थागत निवेशक के आंकड़े किस तरह के थे वो भी देख लेते हैं। क्विकली आपको बता देते हैं एफआईएस की तरफ से कल कैश मार्केट में जो बिकवाली हुई थी वो आंकड़ा था 259 करोड़ का। घरेलू निवेशकों ने करीब 402 करोड़ की खरीदारी की। वायदा बाजार में भी एफआईएस ने करीब 1786 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में तो खरीदारी हुई है, घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी की है, लेकिन कैश मार्केट में लगातार बिकवाली देखी जा रही है एफआईएस की तरफ से। चलिए तमाम क्यूज को कैसे समझना चाहिए आज के लिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अभी जो फिलहाल ब्रेकिंग आ रही है कोजेंसीज के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है 10 बजे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है हो सकता है कि कुछ और भी बड़े अनाउंसमेंट हो। कैसे देख रहे हैं आप और इससे मार्केट का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा। पूरी संभावना वही है जो ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव स्टोरी कल हमने की थी। दोपहर 2 बजे की आरबीआई बैंकों के लिए मॉरेटोरियम बढ़ा सकता है। जिस तरह की डिमांड बैंक की तरफ से आ रही थी उसको देखते हुए मॉरेटोरियम बढ़ाने की उम्मीद पूरी पूरी है। और हम ये कह रहे थे कि आजकल में ही हो सकता है, बहुत संभावना है कि इसी हफ्ते हो जाए, नहीं तो अगले हफ्ते तो होना ही है। तो आज सुबह अगर गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो पूरी संभावना इस बात की है कि आज वो इस बात का ऐलान करेंगे कि मॉरेटोरियम बढ़े। अब देखना ये है कि ये मॉरेटोरियम कितने वक्त के लिए बढ़ता है, किन कंडीशंस पर बढ़ता है। जो हमारी समझ है कम से कम 3 महीने के लिए फिलहाल मॉरेटोरियम बढ़ाया जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन मॉरेटोरियम जो बढ़ेगा वो कुछ कड़ी कंडीशंस के साथ आता हुआ दिखेगा। वो इतना आसान नहीं होगा। शायद बैंक को कहेंगे कि आपको प्रोविजनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद आपका मॉरेटोरियम आपको बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो बैंक की जो समस्याएं हैं और जो इवन डेटर्स की समस्याएं दोनों की है, उसको देखते हुए गवर्नर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और दोपहर के बाद मीटिंग भी है बैंकों के प्रमुखों के साथ, वित्त मंत्री की। तो उसमें भी आगे इस बात पर डिस्कशन होगा। तो लेकिन जो कुछ संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि मॉरेटोरियम बढ़ाने को लेकर ही गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक मुद्दा, ये एक एजेंडा फोकस में रहेगा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा सर एक व्यू आपका ग्लोबल बाजारों पर भी लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है हांगकांग को लेकर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हांगकांग की टेंशन नेचुरली थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करने वाली है कि हांगकांग के बाजार 500-600 पॉइंट नीचे, उसका असर थोड़ा एशिया पर एसजीएक्स में पड़ रहा है। लेकिन हमारे लिए उसका असर सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हांगकांग की ये टेंशन पहले नहीं हुई थी, पहले भी हुई थी। लेकिन पॉइंट ये कि आज चूंकि चीन में इस बात पर डिस्कशन होना है, फैसला होना है, इसलिए टेंशन थोड़ी सी ज्यादा है। और इस बार टेंशन इसलिए भी ज्यादा है कि इसमें अमेरिका भी कूदता हुआ दिख रहा है कि वो चीन को चेता रहा है। अमेरिका अभी आज जो भी मौका मिले चीन को धमकाने का, आंखें दिखाने का, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो पॉइंट इस लिहाज से हल्का सा सावधानी वाला मामला है कि पता नहीं वीकेंड पर क्या कुछ डेवलपमेंट हो। लंबा वीकेंड भी है हमारे यहाँ, हम सोमवार को बाजार बंद है, तो 3 दिनों में ग्लोबल मार्केट में क्या डेवलपमेंट होंगे कुछ पता नहीं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। लेकिन हाँ, ये अच्छी खबरें तो है नहीं, खराब कितनी है वही सोचने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से वैसे हांगकांग स्पेसिफिक है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये संकेत आने के बाद थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है। और ऐसा लगता नहीं है कि हांगकांग को लेकर चीन पीछे हटेगा। तो वो अपने उन्हें जो करना है वो करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी ग्लोबल टेंशन बढ़ने की संभावना है। ओके, तो ग्लोबल टेंशन यहाँ पर बढ़ सकता है और इसी का असर हम देख सकते हैं कि ग्लोबल बाजारों में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अनिल जी, आज के लिए अहम सर क्या होंगे भारतीय बाजारों के लिए? देखिए पूजा, जो सपोर्ट लेवल है वो 8,825 8,875 की रेंज में है, थोड़ा नीचे है। लेकिन उससे पहले 9,000 का लेवल बहुत अहम है और वो निर्णायक लेवल मानकर चलिए। आप कमजोर तभी हैं जब 100 पॉइंट कमजोर होकर 9,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक 9,000 के ऊपर है तब तक बहुत डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो 9,000 के नीचे ट्रेड करने पर कमजोरी का संकेत आएगा, तब आपके लिए वही पुरानी रेंज है जिस पर आप पहुंचेंगे 8,825 8,875 के आसपास। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है 9,175 9,250 ऊपरी रेंज है, जिस रेंज पर आपको नजर रखनी है। इस रेंज में आपकी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, हो सकता है शॉर्ट भी बनते दिखे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 17,400 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उस लिहाज से 17,500 को आप निर्णायक लेवल मानकर चलिए। अगर उसके नीचे फिर से तो 17,100 से 17,400 की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,000 18,300 वो रेंज है जहाँ पर मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखेगी। ये बैंक निफ्टी की रेंज है। ओके, ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज आपको बता दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो 8825 8875 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन होगा जहां पर कि आपको नजर रखनी है और निफ्टी के लिए आज भी 9,000 का जो लेवल है इसको आपको वॉच करना है, निर्णायक स्तर हो सकता है आज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं और दिवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। दिवांशी गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर ट्रिगर्स की बात करें, इवेंट्स की बात करें, तो उस लिहाज से आज वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के प्रमुख के साथ समीक्षा की बैठक होने वाली है और इसके साथ क्रेडिट ग्रोथ समेत आज कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने के लिए जो फाइनल बिडर है उसका निर्णय हो सकता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो आज फाइनल होती हुई दिख सकती है। साथ ही आज आदित्य बिरला के जो 2 डेथ स्कीम्स हैं उसमें नए फंड्स नहीं जुड़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन ये जिस तरह से फ्रैंकलिन के इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं इसके चलते अब डेट फंड्स पर भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही आज नतीजों के लिहाज से आप देखिए जिसके नतीजे मार्केट्स बंद होने के बाद आते हुए दिखे थे। सबसे पहले क्विक हील नतीजे कमजोर रहे हैं। इस तिमाही में जो आय है करीब 25% तक कमजोर होती हुई दिखी है और साथ ही अब जो मुनाफा है वो देखिए करीब 70% तक की गिरावट हमने देखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 80% कम होता हुआ दिखा है। इस बार इनके जो खर्च है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं, इसके चलते मार्जिन पर काफी इंपैक्ट होता हुआ दिखा है। 44% से मार्जिन घटकर केवल 12% पर रह चुके हैं। इसके अलावा आज हॉकिंस, इसके भी नंबर्स देखे, हॉकिंस कुकर, इसके भी नतीजे खराब ही आते हुए दिखे थे। जो आय है 21% तक घटती हुई दिखी है, मुनाफा 30% घटा है, मार्जिन 12% से घटकर केवल 10% पर आते हुए दिखे। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के चलते कंपनी ने इस तिमाही में और इस पूरे पीरियड में आप देखिए जो डिविडेंड है उसकी भी घोषणा नहीं की है, असर आता हुआ दिखा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज दूसरी तरफ अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। इस तिमाही में जो आय है करीब 7% तक बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा 17% तक बढ़ता हुआ दिखा है, अनुमान से हल्का सा बेटर, और मार्जिन आप देखिए करीब 30% से बढ़कर करीब 32% के आसपास मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। मुनाफा 33% तक बढ़ता हुआ दिखा है और 103 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने जारी किया है। और बीएसई अगर आप तिमाही वाइज देखें, सीक्वेंशियली अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो नतीजे हैं थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप वाई देखेंगे तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, वन टाइम एडजस्टमेंट्स भी थे वाई में। तो आप क्यू एन क्यू देखिए, जो आय है करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा इस बार मुनाफे से थोड़ा सा घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी, और साथ ही आप देखिए जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 23% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो थोड़े मिक्स रिजल्ट आपको सिक्वेंशियली दिखेंगे, लेकिन वाई नतीजे थोड़े से कमजोर ही दिख रहे हैं। इसके अलावा आज ओएनजीसी और एनटीपीसी दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि दोनों कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार के लिए करार कर दिया है। विदेश और भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में ये करार उन्होंने किया है। और साथ ही बंधन बैंक ये एक नेगेटिवली आज ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में तूफान आता हुआ दिखा है, उसके चलते थोड़ा सा असर आता हुआ दिखेगा। बंधन बैंक का काफी एक्सपोजर है पश्चिम बंगाल में। कुल मिलाकर आप देखिए 65,000 कर्जदार हैं जिन पर असर होता हुआ दिखेगा, और उनका कुल मिलाकर जो एक्सपोजर है वो करीब 260 करोड़ का है। एमएनएम सब्सिडरी बेचने की जो अब प्रक्रिया है वो अगस्त 2020 तक उन्होंने टाल दी है कोरोना के चलते, और इसके चलते आज फोकस में होगा। और हीरो मोटोकॉर्प, इस पर आज पॉजिटिव रिएक्शन आ सकते हैं। एलआईसी ने अपनी जो हिस्सेदारी है हीरो मोटोकॉर्प में वो 2% बढ़ा दी है, अब उनकी कुल हिस्सेदारी 7.1% तक होती हुई दिखी, तो इसके चलते आज फोकस होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये कुछ खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और मार्केट पर रणनीति समझने का, और ये बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज मार्केट कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग पूजा। कल के सेशन में हमने जो एक पुल देखने को मिला था ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के चलते, मेरा ये मानना है कि उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। कल का जो हाई था 9180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। अगर थोड़ा भी उछाल होता है तो निफ्टी में बिकवाली करके चलना चाहिए। एक बार के लिए 8950 8900 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है। 8800 से लेके 9200 तक की ब्रॉडर रेंज है, इसी के अंदर हम निफ्टी को ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। आज फ्राइडे भी है तो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी में आज के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति नीलेश जी आज के लिए? जी बिल्कुल, एक पहला सेलेक्ट कंडीशन है। ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस हमें अभी भी वीक लग रहा है। श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस यहाँ पे कंटिन्यूस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 585, बिकवाली करके चलना चाहिए। 560 के टारगेट होंगे। दूसरा एक कॉन्ट्रा कॉल है। ओवरऑल आईटी स्पेस में हमको कल के सेशन में काफी अच्छा पॉजिटिव कमबैक आता हुआ देखने को मिला था। इंडेक्स हाईवे टीसीएस में भी ब्रेकआउट आया था। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजी जहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, करंट लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 525 का स्टॉप लॉस होगा। 555 तक के टारगेट होंगे।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 2 कॉल्स हैं जहां पर आप नजर रखिए। इसके अलावा एक कॉल आ रही है चॉइस बुकिंग की तरफ से। इन्होंने कोलगेट में खरीदारी करने की राय दी है। कैश लेवल पर 1285 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 1455 का। तो इन तीनों कॉल्स पर आज आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती अब जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए आज, और गोल्ड और सिल्वर क्या रणनीति अपनाएं आज के लिए? चलिए उनसे संपर्क हम वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो लगातार एक उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह के टेंशन चल रही हैं इस वक्त यूएस चाइना के बीच, हम देख रहे हैं कि गोल्ड में भी, गोल्ड और सिल्वर में भी इस वक्त एक तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें तो कल भी यहाँ पर उछाल देखने को मिला था। इसके अलावा अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी हुई है। तो और हम देख रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से जितने भी एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो सभी इन दोनों में खरीदारी करने की ही राय यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए वंदना हमारे साथ वापस से जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या रणनीति होनी चाहिए गोल्ड या सिल्वर में माफ कीजिएगा, क्या करने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग पूजा। जिस तरीके से कल हम लोगों ने एक बिकवाली आते हुए देखा था और काफी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थी, वहां से मेन ट्रेंड अभी भी यहाँ पे अप है। तो आज मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है, बाउंस बैक कह सकते हैं कि यहाँ से आ सकता है। और मेरे ख्याल से सिल्वर में भी बाय करके चलना चाहिए। 47,500 पे बाय करना चाहिए, 48,100 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,200 का। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी रिकवरी आ सकती है और 300-350 पॉइंट जो है आज हम रिकवर करते हुए वैल्यू बाइंग हम देख सकते हैं गोल्ड में आते हुए भी। तो मुझे लग रहा है कि कल के करेक्शन का फायदा यहाँ पे बायर्स जो है वो आज उठा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर सिल्वर में आपको दी जा रही है। इसके अलावा रुपी, यहाँ पर क्या रणनीति लेके चलें वरना? मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होएगा। यहाँ पे 75.5 होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एप्रिशिएशन साइड में रहना चाहिए यहाँ पे रुपी को। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अप्रिशिएट होगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे भी आ सकता है और थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पे जो मीन्स मूवमेंट है वो हो सकती है यहाँ पे। तो 75.52 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए। 75.42 का एक टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 75.57 का। साथ ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एनर्जी पैक में यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वहाँ पे हम फर्दर सेलिंग आते हुए देख सकते हैं और 129 के लेवल पे सेलिंग करके 125 का टारगेट रखना चाहिए और इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 131 रुपए का लगा के चलना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में करिए खरीदारी, नेचुरल गैस और रुपये में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का FII यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। सिर्फ एक ही रिपोर्ट आज आई है कोलगेट के ऊपर। कल नतीजे आए थे कंपनी के और कमजोर नतीजे देखने को मिले थे, जिसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई है। रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य में भी कटौती की है। रेटिंग जो है खरीदारी की राय से बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1670 से घटाकर 1375 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि आगे जाकर मध्यम अवधि में कंपनी के मार्केट शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। नतीजे तो कमजोर ही है, साथ ही दूसरी चुनौतियां भी हैं सामने, जिसके चलते इन्होंने जो अपना रेटिंग है इसे भी रिड्यूस किया है और टारगेट प्राइस में भी कटौती की है। ओके, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट आई है जहां पर क्या आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष डिटेल्स देने के लिए। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।